बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक है क्लासियस इक्विलिब्रियम इक्वेशन फेज इक्विलिब्रियम के अंदर ही ये टॉपिक आता है। तो सबसे पहले तो ये क्लिपरान साइंटिस्ट है जिसने ये रिलेशनशिप ड्राइव किया था, इक्वेशन दी थी। उसके बाद फिर क्लासियस ने उसको मॉडिफाई किया तो वो फिर क्लासियस क्लिपरान इक्वेशन कहलाती है। क्लिपरॉन इक्वेशन है क्या चीज कि ये हमें रिलेशनशिप बताती है कि सिस्टम है उसका आपका मेल्टिंग हो रही इसने जैसे अप्लाई किया था मेल्टिंग के हवाले से। और इक्वेशन वैसे बेसिक जो थी वो यही थी कि एंथैल्पी चेंज जो है ना, जब आप टेम्परेचर के चेंज करने से वेपर प्रेशर में जो चेंज आता है उस वक्त साथ एंथैल्पी चेंज क्या है उसका रिलेशनशिप वो टेम्परेचर के साथ प्रेशर के साथ एक्सप्लेन करते हैं। उसको हम क्लिफरान इक्वेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गए। तो फर्स्ट इसकी डेरिवेशन करते हैं। ये इसने लिखा हुआ है कि मेल्टिंग सब्सटेंस चेंजेस इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर का और प्रेशर का रिलेशनशिप बताने के लिए ये क्लिपरान इक्वेशन दी गई थी। अच्छा, इसमें उन्होंने इक्वेशन यूज की थी ये फ्री एनर्जी चेंज वाली, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी वाली ना। ये आपको याद होगा, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसके अंदर भी एक इक्वेशन यूज हुई थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि वो कैसे ड्राइव होके आई है। तो उसी यही इक्वेशन थी जिससे आगे हमने वो इक्वेशन ड्राइव की थी। तो उसको एक ओवरव्यू मैं आपको दोबारा इसका दे देता हूँ कि हमारे पास फ्री एनर्जी जो है वो एच माइनस टी एस के बराबर होती है एंथैल्पी, और एस से मुराद एंट्रोपी है। और एंथैल्पी बराबर होता है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये वैल्यू हम पुट करते हैं एच की जगह तो ये फॉर्म बनी। फिर लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव लेते हैं तो डी जी डी ई हो गया और पी वी और टी एस का डेरिवेटिव। फिर प्रोडक्ट जो हो उनका फार्मूला ये होता है, एक का डेरिवेटिव एक को वैसे रखते हैं दूसरे का डेरिवेटिव, फिर जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको वैसे रख लेते हैं, जिसका नहीं लिया उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसी तरह टीएस को किया, जब माइनस को आपने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स खत्म की तो ये फॉर्म आई। फिर वहां पे हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में ई बराबर होता है क्यू माइनस डब्ल्यू के, वहां से हमने लिया डी इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। और वहां से डी क्यू रिवर्सिबल बराबर आ गया डी ई प्लस डी डब्ल्यू के। अच्छा, अब एंट्रोपी का फार्मूला होता है डी क्यू ओवर टी के, हीट गिवन टू अ सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस एट टेम्परेचर टी। तो वो एंट्रोपी चेंज के बराबर होती है। तो डी एस आ गया डी क्यू ओवर टी के। तो डी क्यू की वैल्यू ये पुट कर दे। अच्छा, इसमें जो वर्क था उसको हमने पी डेल टी वी से रिप्लेस कर लिया, प्रेशर वाली वर्क से। अच्छा, इसी में फिर टी इधर मल्टीप्लाई हो गया तो टी डी एस इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 2 में टी डी एस की जगह पुट की तो ये सिमिलर फैक्टर कैंसिल हो गए और सिर्फ ये बचा वी डी पी माइनस एस डी टी हमारे पास आ गया। डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। बाकी ये डी डी से कैंसिल, पी डी वी से कैंसिल, और बस वी डी पी और एस डी टी बचे थे। तो वही चीज उसने यहाँ पे ये लिखी है, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सिस्टम ले रहे हैं, हमारे पास दो सिस्टम ए और बी है। हेट्रोजीनियस सिस्टम है, दो अलग अलग यानी फेजेस बनाई, अलग अलग लेयर है, दो फेजेस है अलग अलग। अब हम कह रहे हैं जब टेम्परेचर टी था तब ए की जो फ्री एनर्जी जी वन थी, बी की जी टू थी। जब मैंने टेम्परेचर को टी प्लस डी टी थोड़ा सा चेंज कर दिया तो उसका जो प्रेशर, सॉरी उसकी जो फ्री एनर्जी चेंज है फेजेस ए और बी की वो भी चेंज होगी। वो क्या आ गई, जी ए की जी वन से जी वन प्लस डी जी वन होगी और बी की जी टू से जी टू प्लस डी जी टू होगी। अब इस टेम्परेचर के साथ आपका प्रेशर भी चेंज हो रहा है ना, यानी आप प्रेशर भी पी प्लस डी पी से शिफ्ट हो गया, टेम्परेचर भी टी प्लस डी टी से, और प्रेशर भी पी प्लस, ये ऊपर लिखा हो ना कि नाउ चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम टी टू टी प्लस डी टी, द प्रेशर चेंजेस फ्रॉम पी टू पी प्लस डी पी, वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो नई शक्ल आएगी इसी की डी जी वाली शक्ल इक्वेशन जो है उसी को ही हमने चेंज किया है, एक जी वन वन के साथ और एक टू के साथ। अब इसमें देखें ना, जी वन वी वन उसका जो वॉल्यूम और एस वन उसकी जो एंट्रोपी, इस तरह जी टू
V2 उसका जो वॉल्यूम, S2 उसकी जो एंट्रोपी, और जो T और P है वो तो चूंकि सबका सेम है, चेंज हो रहा है, इसलिए उसको 1 2 से रिप्रेजेंट नहीं किया, वो वैसे ही रहने दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब फेज ए जो है वो फेज बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो जो इक्विलिब्रियम होती है उसकी एंट्रोपी चेंज तो हम जीरो लेते हैं, तो G2 - G1 जीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। G1 और G2 की जगह ये वैल्यूज पुट कर दें, यानी ये जी पहले तो था ना G2 - G1, ये वाला सिस्टम जो था उसकी जीरो था। जब आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर भी डीपी चेंज हो गया, तो नई इक्विलिब्रियम बन गई, जिसमें G2 जो था वो इसमें बदल गया, G1 आपका इसमें बदल गया। लेकिन चूंकि फिर वो इक्विलिब्रियम में ही है, इसलिए टोटल चेंज जो जीरो के बराबर ही आना चाहिए। ठीक हो गई। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो G2 - G1 तो जीरो हो गया, वो हम वैल्यू पुट कर दी। पीछे रह गया DG2 - DG1, वो जीरो के बराबर, या DG2 = DG1 के बराबर आ गया। इन दोनों की वैल्यूज, ये वाली जो इक्वेशन 2 और 3 में आपने लिखी है वही यहाँ पे ले आते हैं। पी वालों को एक तरफ कर लेते हैं, और आप जो है DT वालों को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये S2 DT आना चाहिए ना यहाँ पे, पी की बजाय टी आने, क्योंकि एंट्रोपी के साथ टेम्परेचर था, वॉल्यूम के साथ प्रेशर था। ठीक है। तो अब वो जब ये S2 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -S1 माइनस ही रहेगा, DT दोनों में से कॉमन, तो S2 - S1, और इधर से V2 - V1 आ जाएगा, DP इसके बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी को चेंज करते हैं, अगर ये डेल्टा V और डेल्टा S के बराबर है ये वाला, तो आपके पास ये शक्ल आ जाएगी, DP/DT करेंगे तो डेल्टा S/डेल्टा V के बराबर आ जाएगा। अच्छा, अब एंट्रोपी चेंज बराबर होती है हीट ओवर टेम्परेचर के। अब हम कह रहे हैं कि जब वो जो भी उसकी चेंज आ रही है, फिजिकल चेंज है, उस वक्त जो हीट मुझे देनी पड़ेगी वो एंथैल्पी चेंज डेल्टा H के बराबर है। ठीक हो गया। क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहा हूँ, तो कांस्टेंट प्रेशर पे दी हुई जो हीट होती है वो एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। आपने पढ़ा ना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक आता है कि अगर आप एक सिस्टम को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हैं, ठीक है, तो वो दी हुई हीट उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है। लेकिन अगर आप किसी सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हैं, तो वो दी उसके एंथैल्पी चेंज के बराबर है। तो डेल्टा एस था तो Q/T, लेकिन अब Q हमारा डेल्टा H के बराबर है, क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क कर रहा हूँ ना, कि मेरे टेम्परेचर के बदलने से प्रेशर भी चेंज हो गया था, मूव कर गया था। P+DP उसकी चेंज के साथ जा रहा है ना। ठीक हो गया। अच्छा, वो वॉल्यूम जर बार जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो ये जो सिस्टम इसका वॉल्यूम भी मूव करेगा। हमने कांस्टेंट नहीं किया हुआ, वॉल्यूम फिक्स नहीं किया हुआ, वो रूम जो है, आपका प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, उसी के ऊपर वो खड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ टी को चेंज किया है, उसके हिसाब से वी भी एडजस्ट हो गया, पी भी एडजस्ट हो गया। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डेल्टा एच ले रहे हैं, क्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। So this temperature T at which the change takes place is the melting point of the substance or boiling point. In both cases, delta H is the latent heat of transformation. वो latent heat of vaporization हो सकती है, वो latent heat of melting हो सकती है। तो अब इक्वेशन 6 की वैल्यू आप 5 में पुट करेंगे, तो डेल्टा एस की जगह डेल्टा H/T आ जाएगा, तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। इसको हम नाम देते हैं क्लिपरान इक्वेशन का, जो बता रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। टेम्परेचर ऑफ चेंज ऑफ फेस टी, ठीक है, एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम डेल्टा वी, तीन चीजें ले रहे हैं ना उसके साथ। यानी एक वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर के चेंज करने से वेपर प्रेशर कैसे चेंज हुआ, इसको वो बता रहा है एंथैल्पी चेंज के, हीट और ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में, टी टेम्परेचर, और उसके बाद डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जो आया उसके मुताबिक। इसके इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं क्लिपरॉन का। अगर सवाल हो क्लिपरॉन इक्वेशन क्या है, तो यहाँ तक आप उसको ला सकते हैं। फिर आगे वो कहता है अगर उसकी एप्लीकेशन बता दें, उसमें फिर आप क्लिपरॉन इक्वेशन को हम कहते हैं, अगर मेल्टिंग पॉइंट पे हम अप्लाई करते हैं, तो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच एम के इसी फार्मूले में डेल्टा एच एम के बराबर आ जाएगा, टी उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक हो गए। ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा, अब जो वॉल्यूम चेंज है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस सॉलिड, क्योंकि ये मेल्टिंग है ना, तो सॉलिड से लिक्विड में आप चेंज हो रहे हैं, तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है, तो इस वजह से लिक्विड का में से सॉलिड को माइनस करेंगे,
तो डेल्टा वी निकल आएगा। तो डेल्टा वी की जगह हम ये एल माइनस वी एस पुट कर देते हैं, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन जाती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये इक्वेशन हमें बता रही है। ठीक होगा। लेकिन इसमें आप ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना एमसीक्यू, कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये पी है ना, तो डी टी इधर जाएगा तो आमने सामने हो जाएंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। टी एम तो कांस्टेंट है ना, ये तो मेल्टिंग पॉइंट उसका जो भी है वो कांस्टेंट है। चेंज तो ये टी वेरिएबल है ना, तो टी के चेंज करेंगे तो पी भी चेंज हो रहा है, दोनों आमने सामने बनेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक ये बता रहा है। दूसरा, इसी को ही चेंज करूं, उल्टा दूं ये वाली सेंस में, तो अब ये देखें, ये बता रहा है कि वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद द प्रेशर, कि जब आप प्रेशर को चेंज करेंगे तो टी में क्या फर्क पड़ेगा, ये उसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें अब ये जो टर्म आप देखें तो पी नीचे और टी एम जो है वो उसका ऊपर है। इसका मतलब ये कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता जा रहा है। जैसे हम कहते हैं नहीं, टेम्परेचर बढ़ा दें, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। सल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह ये बात कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर की क्या इफेक्ट है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो हम कहते हैं कि अगर मेल्टिंग आप करेंगे तो असल में तो बात वही आगे, जैसे हमने पीछे केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बात की थी आइस और लिक्विड वाटर की, कि आइस का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है और जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से आइस के ऊपर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी मेल्टिंग जल्दी हो रही है, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना शुरू कर देता है। उसके केस में ऐसे ही था। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम अगर ऐसा है इस केस में कि अगर आपका सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो कम है और लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। ठीक हो गया। अगर तो उल्टा है तो फिर वही बात जो हमने आइस की, अगर सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है और लिक्विड का कम है तो फिर तो ये आंसर माइनस में आएगा ना। ये माइनस आएगा तो माइनस का मतलब है ये दोनों आपस में, ये इस वक्त तो दिखने में तो प्रेशर और टीएम जो है वो एक दूसरे के उल्ट लग रहे हैं ना, लेकिन माइनस में आने का मतलब ये है कि वो आमने सामने हो जाएंगे ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसको इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो दो चीजें हम इसमें ना दो केस बना लेते हैं, क्योंकि वाटर का अगर पहले एग्जांपल लूँ तो उसका बिहेवियर थोड़ा इस तरह रूटीन से हट के है कि उसमें जो सॉलिड होता है उसका वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। आप पहले वाटर की बात करें ना, तो वाटर में अब जब सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा है तो लिक्विड का कम है, तो ये वाला फैक्टर आपका माइनस हो जाएगा। ये आपकी राइट साइड जो माइनस में आ जाएगी। ये अगर माइनस है तो लेफ्ट माइनस में कब होगी, जब ये जो डी टी माइनस में आए। और डी टी माइनस कब आएगा, जब फाइनल जो है वो छोटा हो और इनिशियल बड़ा हो, यानी टी टू माइनस टी वन करते हैं ना हम डिफरेंस के लिए। तो टी टू जब छोटा होगा टी वन से तो ये वाला आंसर माइनस होगा। टी टू छोटा होने का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, आपने प्रेशर को बढ़ाया है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया है, यानी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात ठीक है किसके लिए, पानी के लिए, कि उसका जरा रूटीन से हट के बिहेवियर है। जो बाकी आम लिक्विड्स हैं उनमें अगर बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि सॉलिड का वॉल्यूम जो था वो आपका कम है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, क्योंकि वो फैल जाता है एक्सपैंड, तो लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, सॉलिड का वॉल्यूम कम है। तो फिर उस केस में ये वाला फैक्टर जो है वो प्लस पॉजिटिव आएगा, तो राइट हैंड साइड हमारी सारी पॉजिटिव हो जाएगी। ये फिर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव तभी होगी जब डी टी भी पॉजिटिव होगा। वो कब होगा, जब आपका टी टू टी वन से बड़ा होगा, यानी फाइनल टेम्परेचर बड़ा हो गया, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो आप इसके इसकी यहाँ पे जिसने टर्म लिखी ना, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद द प्रेशर, यहाँ आप दो केसेस लिख लें कि अगर हम पानी की बात करें तो उसके लिए फिर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन आप दूसरे लिक्विड्स की बात करें जिस केस में सॉलिड का वॉल्यूम
लिक्विड के वॉल्यूम से कम होता है, तो वहां पे जो प्रेशर बढ़ाने से उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो फैक्टर यहाँ पे ये वेरिएशन के नीचे आ सकते हैं। ठीक हो गया, ये एडिशनल एक चीज है, वो एमसीक्यू में बात पूछे तो आप इसको बता सकते हैं। उसके बाद अब ये तो बात हमने की जी क्लिपरान इक्वेशन की। उसके बाद है क्लासियस क्लिपरान इक्वेशन। क्लासियस ने आके जो उसको मॉडिफाई किया क्लिपरान को, वो कैसे कि उसने उसको वेपराइजेशन पे अप्लाई किया। ये पिछली बात हमने की थी मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से, मेल्टिंग के हवाले से ना। अब हम बात कर रहे हैं वेपराइजेशन के हवाले से। तो जहां वो डेल्टा एच एम था, वहां डेल्टा एच बी हो गया, और टी एम की जगह टी बी हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अच्छा, पहले लिक्विड माइनस सॉलिड था, अब वेपर माइनस लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि वेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। तो वी वी माइनस वी एल आ जाएगा, तो ये वाला फैक्टर आपका बन जाएगा, इक्वेशन नहीं ये बन जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं क्या, कि हमने कहा सपोज जैसे यहाँ इसने लिया है, इसने कहा जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसके मुकाबले में गैस का वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे लिखन के 1 मोल ऑफ अ लिक्विड इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ वेपर्स, के इस तरह है कि आपका वो तकरीबन 1600 यानी एस टी पी पे गैस का वॉल्यूम लिक्विड के मुकाबले में 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो ज्यादा हो जाता है। अगर एक लिक्विड एक एक क्यूबिक सेंटीमीटर है तो गैस 1600 है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं। तो कह रहा है आप इसमें लिक्विड को इग्नोर कर दें, बस वी वी सिर्फ रख लें, वॉल्यूम ऑफ वेपर्स रख लें, साथ टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई इस तरह करते हैं कि जनरल गैस इक्वेशन में पी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। एन हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 लिया हुआ है, तो वहां से वी निकाला, आर टी ओवर पी, वी की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो ये वाली फॉर्म हमारे पास आ जाती है। डी पी ओवर डी टी जो डेल्टा एच वी ओवर आर टी स्केयर और साथ पी आ जाता है। देखो ना, आर टी ओवर पी है ना, तो पी तो यहाँ नीचे है ना, या वी नीचे है, तो नीचे जब रखेंगे आर टी ओवर पी, तो पी तो ऊपर चला जाएगा, और आर टी पहले से पड़े टी से मल्टीप्लाई होके टी स्केयर हो जाएगा, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। इसमें पी को आप एक तरफ कर दें, ये यानी पी जो है ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/p डी पी ओवर डी टी, और इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर टी स्केयर है। अब ये जो 1/p डी पी ओवर डी टी आपने लिखा है, इसको हम ये या इस तरह करें, 1/p और डी पी जो है इसको मैं लिख सकता हूँ डी नेचुरल ऑफ पी के बराबर। ठीक है, यानी वन डी टी तो वही पड़ा हुआ है, सिर्फ 1/p डी पी, इस फैक्टर को रिमूव करके उसकी जगह डी नेचुरल लॉग ऑफ पी लिख दिया। ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे, इसको आप देख सकते हैं, ये जैसे ना सॉल्व किया हुआ है कि वन, उसने कहा 1/d p इज इक्वल टू डी नेचुरल लॉग पी, ये दोनों बराबर हैं। हमने पूछा कैसे बराबर है, क्योंकि उसने यहाँ से उसको ऐसे ही चेंज किया ना नीचे वाला। तो उसने फिर कहा कि आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लें, लेफ्ट साइड की भी राइट साइड की भी। लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये पी नीचे हो और उसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, इंटीग्रेशन ली हो, तो इसका आंसर होता है नेचुरल लॉग ऑफ पी। और डी नेचुरल लॉग पी का जब लेंगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो भी आंसर नेचुरल लॉग पी ही बचेगा। तो दोनों फैक्टर का आंसर चूंकि सेम आता है, इसलिए हम कहते हैं ये दोनों साइडें लेफ्ट राइट साइड बराबर है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 1/p डी पी की जगह ये हम डी नेचुरल ऑफ पी पुट कर सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा, इसी से आप डेल्टा एच वी निकालना है, उसके दो तरीके हैं। जैसे आपको याद होगा हमने वांट ऑफ इक्वेशन की थी, तो उसको हमने दो तरह किया था। एक हमने ग्राफ की मदद से स्लोप से डेल्टा एच निकाला था, वहां पे डेल्टा एच नॉट था वहां पे। और दूसरे नंबर पे हमने दो टेम्परेचर में डेफिनेट इंटीग्रेशन की थी, दो टेम्परेचर दो प्रेशर्स के दरमियान, और वहां से हमने डेल्टा एच नॉट निकाला था। तो यहाँ भी दो तरीके अप्लाई किए जा सकते हैं, एक ग्राफ वाला और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला, दोनों अप्लाई हो सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफ वाले की, वो कैसे है। इसी इक्वेशन को आप देखें, ये डी नेचुरल लॉग पी और डी टी है, इसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ इस तरह कि डी टी को उधर ले गया हूँ। ठीक है जी, तो डी नेचुरल लॉग पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर, और ये डी टी ओवर टी स्केयर ये इकट्ठा लिख दिया है। ठीक हो गया। इसका साइज, चलो मैं, ठीक है जी, तो डी टी ओवर टी स्केयर आपके पास यहाँ पे अलग हो गया। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली है,
ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, इधर सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ पी बच गया, और इधर डेल्टा एच वी और आर के साथ डी टी ओवर टी स्केयर की इंटीग्रेशन थी। और इसको हम सॉल्व करें तो -1/t और इसकी जगह आ जाता है। ये आपको याद होगा वांट ऑफ इक्वेशन में भी हमने ये सॉल्व किया था। इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ, इधर ही हमने शो किया हुआ है उसको। ये कि डी टी ओवर टी स्केयर की इंटीग्रेशन लें तो वो टी की पावर -2 हो गया, और पावर जिसकी ओर उसका डेरिवेट आओगे मौजूद हो तो पावर में एक प्लस कर लें और पूरी पावर को वैसे ही नीचे लिख लेते हैं। तो ये तो टी की पावर -1 हो के नीचे प्लस हो गया, और ये -1 साथ वैसे तो -1/t के बराबर वो चीज आपकी आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये -1/t कर दिया, इसकी जगह प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो नेचुरल ऑफ पी आपके पास ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस के साथ ये आ जाएगा। अब ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये वाई है, ये स्लोप है, माइनस के साथ जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो नेगेटिव स्लोप के साथ आएगी, जैसे ये नीचे की तरफ आ रही। वांट ऑफ इक्वेशन में आपको याद होगा वहां भी हमने ऐसे ही इक्वेशन बनाई थी, स्ट्रेट ग्राफ ऐसे ही बनाया था। और 1 और t को लॉन्ग एक्स एक्स से लिया हुआ है, सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। यहाँ से आप स्लोप लेंगे तो स्लोप जो है वो -Δ h v/r के बराबर है, तो वहां से हम Δ h v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं स्लोप की वैल्यू पुट करने के बाद इस फार्मूले को यूज करके। तो एक तरीका तो ये हो गया Δ h v की वैल्यू निकालने का थ्रू स्ट्रेट लाइन। दूसरा तरीका क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लें, यानी वही क्वेश्चन है, यही डी नेचुरल लॉग पी जिसकी आपने इंटीग्रेशन की है ना वही वाली, लेकिन अब आप इंटीग्रेशन करें कि जब मेरा प्रेशर P1 था, टेम्परेचर उस वक्त T1 था, जब प्रेशर P2 था, टेम्परेचर उस वक्त T2 था, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे उसी तरह ये फैक्टर -1/t आएगा, उसकी पावर T2/T1 हो जाएगी। फिर आप माइनस को अगर बाहर रख लें तो T2, तरीका तो ये है ना, जैसे ये किया P2 की वैल्यू माइनस P1 की वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली होनी थी, लेकिन इस माइनस ने उल्टा दिया, वो T1 जो माइनस था उसको प्लस बना दिया और T2 जो प्लस था उसको माइनस बना दिया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये वाली फॉर्म आ जाती है। इसको हम यूज करके यानी P1 P2 और T1 T2 की वैल्यूज पुट करके भी हम Δ h v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ तक तो होगी क्लासियस क्लिपरान इक्वेशंस की मुख्तलिफ फॉर्म जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे वो टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप हमें बता रही है। आगे है इसकी एप्लीकेशंस, इसकी क्या है, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम लिखते हैं कि वेपर प्रेशर हमने फाइंड करना हो तो वो हम कर सकते हैं, पी वैल्यू मौजूद है, फैक्टर मौजूद है इसके अंदर। दूसरा हम Δ h v को फाइंड कर सकते हैं बाकी वेक्टर्स की बाकी वैल्यूज को पुट करके इक्वेशन के अंदर। तीसरा, हम बॉइलिंग पॉइंट किसी टेम्परेचर पे भी निकालना चाहें तो वो टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज पुट करके उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे फ्रीजिंग पॉइंट इसी तरह हम निकाल सकते हैं या मेल्टिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। पांचवें नंबर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा आता है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, कि वेपर प्रेशर के बदलने से या एक्सटर्नल प्रेशर के बदलने से बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आई उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4-5 एप्लीकेशन हैं इसी क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि जो वांट ऑफ इक्वेशन है और क्लासियस क्लिपरॉन इक्वेशन मिलती जुलती हैं, इन दोनों में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशनशिप है? मिलती जुलती कैसे हैं ये आपको नीचे नजर आ रही होगी। वांट ऑफ इक्वेशन है डी नेचुरल लॉग ऑफ के पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी स्केयर। और इस इक्वेशन को देखें जो क्लासेस क्लिपरॉन की थी कि डी नेचुरल लॉग ऑफ पी डेल्टा एच वी ओवर आर टी का स्केयर। अब ये देखिए जरा इधर, ये भी वही है डी नेचुरल ऑफ के पी ओवर डी टी, ये डी नेचुरल लॉग ऑफ पी ओवर डी टी, वहां के पी है और यहाँ पी है, वहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है पार्शियल प्रेशर वाला और यहाँ सिर्फ वेपर प्रेशर है। ठीक हो गया। फिर डेल्टा एच वी है, वहां डेल्टा एच नॉट है, वो वी पुट कर ले किया जा सकता है या एम किया जा सकता है, और नीचे आर टी का स्केयर है और उसमें भी नीचे आर टी का स्केयर है, दोनों बिल्कुल सेम है, सिर्फ के पी और पी का फर्क है। ठीक है, इस जगह का वहां पे डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है वो हम यहाँ बात करते हैं कि इस डिफरेंस की वजह से जब सॉलिड वेपर की आप बात कर रहे हैं या लिक्विड वेपर की आप बात कर रहे हैं तो मैं के पी की जगह पी पुट कर सकता हूँ ना,
वांट ऑफ इक्वेशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है, ये वांट ऑफ इक्वेशन के अंदर जो के पी पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसकी जगह मैं प्रेशर को पुट कर सकता हूँ, पी की वैल्यू को बराबर होता है प्रेशर ऑफ द वेपर्स के इक्वल होना, तो वो पुट किया जा सकता है। तो इस केस में, इन दोनों केसेस में, सॉलिड से वेपर और लिक्विड से वेपर के केस में, हम जो क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है और वाट ऑफ इक्वेशन है, दोनों आइडेंटिकल हैं, एक जैसा बिहेव करती हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब आप सिस्टम लेते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया लेते हैं, तो वहां पे फिर ये दोनों सेम नहीं रहते। फिर वाट ऑफ इक्वेशन इन दी फॉर्म ऑफ क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्लासियस क्लैपेरॉन तो यूज हो सकती है ना मेल्टिंग के लिए, वो मेल्टिंग पॉइंट के लिए, यानी इस पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया पे इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन वाट ऑफ नहीं होती। क्यों? कि उसके अंदर जो के पी है उसको हम पार्शियल प्रेशर से चेंज कर सकते हैं, तो गैस के हवाले से तो कर सकते हैं, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इस वजह से आपकी जो वाट ऑफ इक्वेशन है वो क्लासियस के पुराने इक्वेशन से अलग हो जाती है जब आप सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया की बात करते हैं। लेकिन जब आप सॉलिड वेपर या लिक्विड वेपर की बात करते हैं तो वहां पे ये एक जैसा ही बिहेव कर रहे होते हैं।